बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट किया और उसमें हमने चार्ज को देखा कि चार्ज क्या होता है और फिर किस तरह से एक चार्ज दूसरे चार्ज को एक्सपीरियंस करता है विदाउट एनी फिज़िकल कांटेक्ट। उसके लिए हमने एक आइडिया इंट्रोड्यूस कराया, दैट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है जी। और जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, उस वक्त हमारे पास ये सिचुएशन थी कि जब तक हमने पॉइंट चार्ज की बात की, लेट्स सपोज आपके पास एक चार्ज है और आप किसी पॉइंट पी पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, तो इट वाज क्वाइट इजी कि F/Q0 से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ठीक है। अब जब हमने यहाँ तक तो सिचुएशन हमारे पास आसान थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। इवन ये भी था कि हमने कहा कि लेट्स सपोज हमारे पास मोर देन वन चार्जेस हो जाएं, ऐसे चार्जेस आ जाएं, लेट्स से एन नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएं, तब भी हमने क्या किया, सिंपल, तब भी हमारे पास सिचुएशन टू सम एक्सटेंट ईजी थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कि आप क्या करेंगे, आप सारी जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रही हैं बिकॉज ऑफ चार्ज Q1, Q2, Q3 और Qn, आप क्या करते थे, उन सबको आपने ऐड अप कर दिए। ठीक है जी। तो आपके पास आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। लेकिन जब हमने बात की एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स क्या थे, जो कि आपके पास स्पेस कोई आपकी उनका कोई वॉल्यूम होता है स्पेस में, वो कोई जगह जो सब कह सकते हैं घेरते हैं। ठीक है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या था, हमने एक एग्जांपल की लाइन ऑफ चार्ज की, एक हमने रिंग ले लिया, इसी तरह से हमने एक डिस्क को लेके भी किया कि हमारे पास अगर डिस्क हो जाए तो हम उसको क्या करेंगे। तो इस सूरत हाल में हमारे पास काम थोड़ा सा मुश्किल हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक स्मॉल पैच लिया इनका, जिसको मैं कलर थोड़ा चेंज करना चाह रही हूँ, स्मॉल पैच लिया। लेट्स सपोज मैं रिंग की बात करती हूँ, दिस इज टर्म्ड एज DS। फिर इस पर जो चार्ज है DQ, हमने उसको फाइंड आउट किया। फिर इस चार्ज D, जो ये जो स्मॉल पैच है DS, इसकी वजह से इस पर जो चार्ज DQ है उसकी वजह से मैं कहूँ, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मैं किसी पॉइंट P पे इसकी वजह से कोई चार्ज देखना चाहती हूँ, तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहती हूँ, तो फिर मैंने DE फाइंड आउट किया। DE के बाद फिर हमने क्या किया कि हमने सिमेट्रीज देखी कि हमारे पास जो, इसलिए हमने इसको लिया था, सर्कुलर भी लिया था। फिर हमने कुछ सिमेट्रीज फाइंड आउट की कि हमारे पास कोई ऐसे कंपोनेंट जो कैंसिल आउट हो जाए, फिर हम उसको चेक करते हैं, उनको देखते हैं अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास DE था, फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया और हमने देखा कि हम किस पोर्शन पे इसको इंटीग्रेट करें। कि फिर सारे स्मॉल पैचेस जो भी थे हमारे पास, हमने उनको क्या करना शुरू कर दिया, और उस पर हमने फिर उसको कर दिया जी, इंटीग्रेट कर दिया उस सारे पोर्शन पे। कई स्मॉल पैचेस हैं मेरे, मैंने कैसे कंसिडर किया कि सारे के सारे बहुत क्लोजली स्पेस्ड हैं, बहुत नंबर है, तो हमने इसको कैलकुलस पे अप्लाई कर दिया। अब ये फाइंड आउट करना ये कोई इतना आसान काम नहीं है जब आपके पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हों, और जब आप ये काम करने की कोशिश करते हैं, ऑफकोर्स इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं, तो गलती की तो ऑफकोर्स जितना एक मुश्किल काम होगा, जितने स्टेप ज़्यादा हैं उतना ही एक काम मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम फर्दर डिटेल में जाते हैं, हम फर्दर कुछ सिमेट्रीज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्या है कोई, इज़ देयर एनी वे कि हम कोई आसान वे को फाइंड आउट कर सकें टू फाइंड आउट दीज इलेक्ट्रिक फील्ड्स और ये चार्ज वगैरह करने के लिए। तो इस ऐसी सिचुएशन में हमें एक सिमेट्री मिली है, या अब यू कैन से कि एक गॉसेस लॉ एक लॉ है। उसमें क्या है जी कि आपके पास एक रिलेशनशिप आपको मिलता है बिटवीन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो रिलेशनशिप जब हम यूज़ करते हैं, जब उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमारा जो ये जो सारा एक लंबा अभी हमने जो यहाँ पे कैलकुलस वाला काम किया था सारा, उसको आप चंद लाइंस में ही हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या चार्ज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम उसको करने के लिए अब हम सबसे पहले एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे
फ्लक्स का और चार्ज का या इलेक्ट्रिक फील्ड का। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसको देखेंगे कि हमारे पास गॉसेस लॉ जो सा है वो एक रिलेशनशिप देता है आपको, डायरेक्ट रिलेशनशिप देता है चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है जी। तो फिर हम उसको यूज़ करते हुए यही काम जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की है ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जैसे उनके लाइन ऑफ चार्ज की, या फिर हमने फाइंड आउट की थी चार्जेस की, वही चीज़ें, वही जो या इस किस्म के और भी कोई जो हमारे पास स्फीयर हो सकता है, जो भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उनको किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपलेस्ट वे से या आसानी से या एक ईज़ के साथ। तो हम उस स्टेप की तरफ चल रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है जो हमारे पास आ रही है, दैट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो फ्लक्स है उसका आपस में क्या ताल्लुक़ होता है। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि फ़्लक्स क्या होता है, ठीक है। फ़्लक्स मैं फ़िज़िक्स की सेंस में नहीं कह रही, मतलब सिंपल अगर आपको एक वर्ड है कि यहाँ पे किसी चीज़ का फ़्लक्स आ रहा है तो फ़्लक्स क्या होता है। फ़्लक्स को यू कैन सिंपली डिफ़ाइन एज फ़्लो, टू फ़्लो सम, ये किसी भी चीज़ का जो फ़्लो है उसको हम कहते हैं कि ये उसका एक फ़्लक्स है, ठीक है जी। उसकी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं एयर फ़्लो की। अब एयर फ्लो क्या होता है, आप अपने लेट्स सपोज आपकी जो घर की या कमरे की कोई बाहर वाली खिड़की है, अगर आप उसको देखें, बाहर कोई हवा चल रही है, लेट्स सपोज कि ये आपके पास हवा की डायरेक्शन है, ठीक है, और ये सामने आपकी खिड़की है। अगर तो अब आप देखें कि अगर हवा आपकी खिड़की के जो एयर है उसका फ़्लो पैरेलल हो आपकी खिड़की के, आपकी विंडो के, तो क्या आप सोच सकते हैं या आप इमेजिन करेंगे कि अंदर हवा कितनी आएगी आपके पास, ठीक है। इसको ज़रा आप ये सोचें, लेट्स सपोज कि ये आपके पास पहले से फराज़ है कि अगर ये आपकी विंडो है, ठीक है, और जो एयर फ्लो कर रही है वो इस साइड पे फ्लो कर रही है, ठीक है। अब आप ये देखना है आपने कि आप ये इस साइड पे आप लेट्स सपोज अंदर है, तो हवा अंदर कितनी आएगी। अगर ये आपके कॉमन एक्सपीरियंस की बात है कि अगर हवा आपकी बाज़ औक़ात होता है ना, आप देखते हैं कि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है और कमरे में आपको हवा फील नहीं हो रही होती है, कि एक चीज़ होती है कि हवा कितनी अंदर आएगी, एयर फ्लो का जो डायरेक्शन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आपके पास कितनी एयर अंदर आएगी, एयर का कितना फ्लक्स होगा, ठीक है, आपकी इनसाइड योर रूम, वो डिपेंड करेगा उसकी डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो पे। अगर तो वो आपकी खिड़की आप उसको देख सकते हैं आपकी खिड़की के पैरेलल हो, यानी कि उसके साथ ज़ीरो का एंगल बनाती हो, अगर एक चीज़ गुजर रही है तो आपके जो हवा है वो खिड़की से अंदर नहीं आती और आपको कमरे में हवा महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही अगर आपकी खिड़की है या हवा का जो एंगल है खिड़की, तो ऑफकोर्स आपकी एक ही एंगल पे रहेगी, जैसे ही उसकी डायरेक्शन बदलना शुरू होती है तो आप फील करते हैं कि आपके पास कमरे में हवा आना शुरू हो जाती है। अच्छा, अगर एयर फ्लो से आपको इतना ज़्यादा नहीं फील हो रहा तो हम एक और एग्जांपल अभी मेरे जहन में आ रही है, वो एयर फ्लो की छोड़ें, वो रेन की है, ठीक है। जब बारिश हो रही होती है आपके पास क्या होता है, आपके घर की अगर बहुत हैवी रेन हो, आपके जो घर के बाज़ खिड़कियाँ जो सी हैं, अगर आपके सारे लेट्स सपोज आपकी विंडोज़ ओपन हैं, तो बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि घर की कुछ जो आधी खिड़की हैं उनमें से पानी बहुत ज़्यादा अंदर आया और किसी एक साइड पे आपके पास हवा पानी आता ही नहीं है उस साइड से, ठीक है। तो ये क्या मतलब है कि जब एयर या आपका जो ऑफकोर्स जब रेन तो सीधा ज़मीन पर आती है, लेकिन एयर फ्लो जो है वो बेसिकली उसकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करेगा ना। अगर तो वो आपके कमरे की खिड़की के साथ पैरेलल चल रही है तो अंदर हवा पानी भी नहीं, क्योंकि हवा की डायरेक्शन से पानी आ रहा है ना, तो पानी अंदर नहीं आता। लेकिन अगर आपकी खिड़की हवा के रास्ते में आ जाए, मींस कि उसके पैरेलल नहीं है, अब उसको क्रॉस कर रहा है, किसी भी एंगल पे उसको क्रॉस कर सकता है, ठीक है, इसका ये मतलब होगा। और अगर फॉर द टाइम बीइंग हम सिंपल उसको देखते हैं, 90 के एंगल को देखते हैं कि एक आपका ये कंपोनेंट y है और ये आपका कंपोनेंट है, ये आपका x हो गया। अगर तो आपकी हवा इस डायरेक्शन पे जा रही है, विच मीन्स पैरेलल टू योर विंडो, आपके पास अंदर हवा नहीं आएगी। लेकिन अगर हवा की डायरेक्शन ये हो, ये आपकी खिड़की लेट्स सपोज इसके परपेंडिकुलर अगर आ रही हो, तो आपको क्या होगा, हवा कमरे के अंदर आएगी, जो फ्लक्स है उसका इनवर्ट फ्लक्स आपको मिलता है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि जो कंपोनेंट पैरेलल है, लेट्स सपोज आपके पास अगर मैं कहती हूँ कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी, हम अगर वेलोसिटी को देख लेते हैं, एयर फ्लो को देखते हैं, तो उसका जो ये जो वाला कंपोनेंट है पैरेलल वाला, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, कॉस थीटा वाला बच जाएगा, क्योंकि एंगल आपका डिपेंड करेगा ना, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी एंगल पे जिस पे आपकी हवा आएगी। तो ये एक चीज़ आपको मिलती है। ऑफ कोर्स आपका अब आपकी खिड़की अगर छोटी हो
तो ऑफ कोर्स हवा कम आती है। अगर बड़ी हो तो आपको ज़्यादा उसका आएगा। अगर वो से तो इसका ये मतलब है कि इसके साथ एक और कंपोनेंट आता है, दैट इज़ एरिया। ये जो आपका विंडो का एरिया होगा जहाँ से हवा ने अंदर एंटर होना है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास ये कंपोनेंट आते हैं फ्लक्स के केस में। अगर मैं कहती हूँ फ्लक्स फाई है, एयर फ्लक्स की मैं बात कर रही हूँ, वी उसकी स्पीड है, उसका जिस से एयर फ्लो हो रहा है, और ये उसका वो कंपोनेंट है जो एग्जिस्ट करता है, और साथ में ए क्या है, एरिया ऑफ विंडो है, ठीक है। ये एक छोटी एग्जांपल है जो कि आपकी समझें किस चीज़ के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपके रियल लाइफ में से है कि आप इस चीज़ को देखते हैं कि किस तरह आपके कमरे में हवा आती है, या हम किस तरह अपने इसी तरह जो खिड़कियाँ जो शीशा उसके आगे लगते हैं उनका रुख किस तरह से बनाते हैं कि किस तरह से उसके अंदर फ्लो को अपने लाइट वगैरह किसी भी चीज़ को देखने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। ये तो एग्जांपल हो गई हमारे पास एक सिंपल फ्लो की, ठीक है, क्योंकि मैं इसे कहा था कि फ्लक्स इज जस्ट टू फ्लो, इसका हम ये कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम स्पेसिफिक बात करें, ऑफ कोर्स हम किस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं जी, हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करते हैं, अब हम कोई ऐसा एक पोर्शन ले रहे हैं, जैसे आपने एक विंडो ली थी, अब यहाँ पे हम कोई एरिया ले रहे हैं, ठीक है, ये कोई एरिया है, ये जो आपके पास है, ये एक मिनट जी, ये जो ब्लू वाला है ये आपके पास कोई एक एरिया है जिसको मैं कहती हूँ कि ए एरिया है यहाँ पे, ठीक है। फाई आपका क्या है, फाई इज़ फ्लक्स, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, पहले हम क्या देख रहे थे, पहले हम फ्लक्स को देख रहे थे किसी भी चीज़ का, मैंने एयर का कहा, रेन का कहा, वट एवर, कोई भी फ्लक्स हो सकता है, कोई भी चीज़ जो कहीं पर आपके पास आपको मिल रही है, जो फ्लो कर रही है, ठीक है, वो आपके पास फाई हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली विद इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अब हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ऑफ कोर्स अगर एयर फ्लक्स था तो आपने एयर की उसको देखा कि वो हाथ से कितनी आपको आ रही है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड की, वहाँ पे कितनी ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मिलेंगी या उनकी डायरेक्शन क्या है। तो इसको भी हम उसी तरह डिफाइन करते हैं कि अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो भी एरिया आपने लिया है उसके पैरेलल हो जाए, ठीक है, तब आप उसके दरमियान क्या एंगल आ जाता है, ज़ीरो का एंगल आ जाता है, ठीक है। तो वो एरिया, वो चीज़ आपकी कैंसिल हो जाती है। आपको पता है जब आपका वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है, पैरेलल में ज़ीरो एंगल आ रहा है, तो आपका वो जो अब हम क्या बच्चे कर के रहे हैं, अब नाउ वी आर लुकिंग फॉर सिमेट्रीज, कि एक जो आपके पास कोई कॉन्फ़िगरेशन है और आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम अपनी आसानी के लिए इन प्रिंसिपल ये भी हो सकता है कि हम शुरू हो जाएंगे, अच्छा जी ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, मैं इसको क्या करूँगी कि वर्टिकल कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करूँ, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँ, फिर उनको मैं उनके साथ दूसरा जो भी है जिसके साथ मैंने डॉट लेना है, कॉस लेना है, मैं वो लेना शुरू कर दूँ और एक लंबा काम करना शुरू कर दूँ। लेकिन लास्ट जो क्वेश्चन हमने किए हैं, जो जिस प्रोसीजर पे यू कैन से हम चल रहे हैं, दैट इज़ टू फाइंड आउट सिमेट्रीज, ताकि जो चीज़ें ऐसी आप फाइंड आउट करते हैं अपनी प्रॉब्लम में, सबसे पहले या आप कहें कि यू आर लुकिंग फॉर ज़ीरोस, कि जो जिनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऑफ कोर्स अगर हम उनको कैलकुलेशन में लेके आएंगे एट द एंड वो ज़ीरो हो जाएंगी, लेकिन हम पहले ही, चूँकि हमें पता है कि इस किस्म की कॉन्फ़िगरेशन या इस किस्म का जो सिमेट्री है वो एट द एंड ज़ीरो होती है, तो हम उसी चीज़ को उस पर स्टार्ट में अप्लाई कर देते हैं कि ये चूँकि इस तरह से आ रहा है तो इसलिए ये ज़ीरो हो जाएगा, और तो हम उस कंट्रीब्यूशन को अपनी कैलकुलेशन से निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब होगा कि हमारे पास जो फाई है वो आ जाएगा। अब ये फाई क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो कि कहाँ से गुजर रहा है, इस एरिया से जो कि आपके पास सामने गिवन है। अब इसमें क्या आ जाएगा, आपके पास ई आएगा, कौन सा, ई एक्स। ई एक्स क्या होता है जी, ई एक्स आपका आता है कॉस थीटा के साथ, ठीक है जी। जहाँ पर आपका कॉस थीटा आ गया, और अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एरिया के साथ, ठीक है। ये जो आपका जहाँ से उसने गुज़रना है। अब हमारे पास चूँकि वे हमारा ये होता है कि हम पहले स्मॉल पोर्शन से स्टार्ट करते हैं और उसको लेके वहाँ से हम चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा एक पोर्शन लेते हैं, ठीक है। समझिए कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा हम शो करते हैं किस चीज़ को, सॉरी डेल्टा हम शो करेंगे अपने स्मॉल फ्लक्स के लिए, ठीक है। और ई क्या है, यहाँ पे आपका जो ई का वो पोर्शन जो आपके पास जा रहा था, किस एरिया में आप देख रहे हैं, आप एक स्मॉल एरिया में देख रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अगर ई कॉस के साथ आ रहा है तो आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा वेक्टर ई डॉट, ये
ये आपके पास फार्मूला बन जाता है। ठीक है, जो आपका एरिया है दिस इज़ वेक्टर एरिया। वैसे आपका एरिया क्या होता है, आप दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप सिंपल उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। वेक्टर एरिया क्या होगा, एरिया से कैसे डिफरेंट है वेक्टर एरिया, क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं एरिया को वेक्टर लिख दूं या मैं एरिया को सिंपल लिख दूं। जी, वेक्टर एरिया के केस में आपको उसकी डायरेक्शन ज़रूरी चाहिए होती है कि किस डायरेक्शन में आप अपना एरिया ले रहे हैं। और वेक्टर एरिया क्या होता है, वेक्टर एरिया लेट्स सपोज में एक टेबल की, जैसे हम पीछे रिंग की भी बात कर रहे थे, आप अपने टेबल आपके सामने पड़ा हुआ है तो उसकी जो फ्रंट, जो उसका ऊपर वाला आपके पास पोर्शन है उसका वेक्टर एरिया जो पॉइंट करेगा उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अगर आप नीचे वाले पोर्शन को देख रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। अगर आप कोई अपने सामने दीवार को देख रहे हैं तो वो, अगर आप उस सारे को वेक्टर एरिया ले रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स यू होगी। ठीक है, अगर बाहर जाके देख रहे हैं, बाहर वाली दीवार को आप देख रहे हैं तो उसकी बाहर वाली साइड पर होगी। ठीक है, तो वेक्टर एरिया ऐसा एरिया होता है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। एक तो जो आपकी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होता है वेक्टर एरिया, उसकी डायरेक्शन की बात करें बच्चे, एरिया तो वही वे है ना जो आपके पास निकालने का है कि आप लेंथ इनटू लेंथ करेंगे आपको एरिया मिल जाएगा। मैं वेक्टर एरिया का डिफरेंशिएट कर रही हूँ कि वेक्टर एरिया क्या होता है, इसमें ऑफ कोर्स आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चाहिए होती है। और इसकी डायरेक्शन किस तरह से डिफाइन की जाती है कि ये एक तो परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, जिस भी सरफेस का आपने वेक्टर एरिया कंसिडर करना है, दूसरा आउटवर्ड होती है, बाहर की साइड पे निकली होती है, जिस तरह भी आप उसको देखेंगे वहाँ से वो आउटवर्ड डायरेक्शन बनाएगा। ठीक है, ये आपके पास आपका वेक्टर एरिया हो गया। अब आपके पास क्या था, ये वाला आपका कंपोनेंट जो सा है, ये वाला कंपोनेंट आपका 0 हो गया। ये वाला कंपोनेंट जो सा है EX वाला, ये बच जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो आप एग्जैक्ट आपकी मैक्सिमम यहाँ पर भी आ सकती है, ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ पर हो, मतलब ये आपके साथ डिफरेंट एंगल बनाती चली जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं अगर इस पिक्चर को थोड़ा सा क्लियर करूँ इसको, ताकि आपको थोड़ा सा बेटर समझ भी आए, नज़र भी आए कि ये आपके पास चले हम इस वाले पोर्शन में मैं इसको भी रिमूव कर देती हूँ। ये यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर है। ठीक है, उसका एक कंपोनेंट क्या है, ये आपके पास लेट्स वो कोई एक एंगल बना रही है आपके वेक्टर एरिया के साथ, उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। ठीक है, एक EY EX। हमने कहा EY वो कंपोनेंट है जो कि हमारे वेक्टर की जो सरफेस थी, जो एरिया की सरफेस है उसके साथ पैरेलल है। इसका मतलब है कि ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा बच जाता है कंपोनेंट, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला बच जाता है जो कि परपेंडिकुलर है उस सरफेस के साथ। ठीक है, जहाँ से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है, ये उसका कंपोनेंट एग्जिस्ट किया है। ठीक है, जिसका मतलब ये EX है और ये आपके पास क्या है, EY है। EY को हमने छोड़ दिया, हमारे पास EX रह गया। ठीक है, उसके बाद से हमने देखा कि ऑफ कोर्स जब हमने देखा अपने एयर को, जब आप एयर का फ्लो देखते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन द एरिया। अगर आपकी विंडो बड़ी है या छोटी है तो एरिया पे डिपेंड करता है ना। इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डिपेंड करेगा कि ये बड़े एरिया में से गुजर रहा है या छोटे एरिया में से गुजर रहा है। ठीक है, तो हमने फॉर इंस्टेंस अपनी उसको करने के लिए हमने एक स्मॉल एरिया ले लिया है जो कि हमारे पास ये मौजूद है, और एरिया की डायरेक्शन क्या है, इस वाली सरफेस पे जो आपके सामने गिवन है, दैट इज़ दिस वन। इसका मतलब है कि अगर आप एक्स कंपोनेंट को देखें तो आपको मैक्सिमम आपका फ्लक्स मिलता है। ठीक है जी, आई होप कि ये फिगर आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये अगर ये पॉइंट आप समझ जाते हैं ना कि आप कंपोनेंट्स को किस तरह से लेते हैं तो उसके बाद हमारी जो लाइफ है वो क्वाइट ईजी हो जाती है। ठीक है, ये जो आपके पास मतलब मैं इसको दोबारा से आपको बताऊं, अगर आप गौर करें इस चीज़ पे, ये जो ब्लू लाइन, ये जो ब्लू सरफेस आपको दिख रही है, ठीक है, ये ब्लू सरफेस आपकी क्या है जी, गेट करें ज़्यादा प्रॉब्लम, ये कोई एरिया है, लेट्स सपोज जस्ट लाइक योर विंडो। ठीक है, ये वो विंडो है, ये वो एरिया है जहाँ से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपनी इस एरिया के साथ एंगल थीटा बना रही है। ये आपकी सरफेस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रही है, मीन्स सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हैं वो इधर को जा रही हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, अब आपने इसको सॉल्व करना है फर्दर, तो आप क्या करेंगे, इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। हॉरिजॉन्टल EX बन गया, वर्टिकल आपका EY बन गया। EY जो है वो चूँकि हमने एयर की भी एग्जांपल लेके देखा था, अगर उसका पैरेलल हो जाए तो वो क्या होता है, 0 हो जाता है। आपको पता है ना, EY जो कंपोनेंट है वो कैसे आएगा, साइन थीटा के साथ आएगा। साइन को अगर आप 0 लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हमारा निकल जाता है हमारे पास, बट वी लेफ्ट विथ EX और
दूसरा एरिया, क्योंकि एरिया भी डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ मिलती है। अच्छा, जब हम वही ट्रिक अपनी करते हैं कि हमारे पास एरिया आ गया है, हम क्या करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे डी फाई फाइंड आउट करना है। फाई इज़ अ फ्लक्स, ठीक है। इस वक्त हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें। फाई फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी, हम क्या करेंगे, सारे जो भी अपने हमारे कंपोनेंट हैं उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब हम ऑफ कोर्स ये नहीं चाहते कि मैं बैठ के 100 200 300 जब 500 एलिमेंट्स को बैठ के ऐड करती रहूँ फ्लक्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम अपना जो एरिया है उसे इतना स्मॉल कर लेते हैं कि हम यहाँ पे कैलकुलस अप्लाई कर सके। तो हम क्या कर देते हैं, इस चीज़ को इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है जी। एरिया आपका डी ए हो गया और ये आपका ई हो गया। ये आपके पास आ जाता है फ्लक्स, ठीक है। अब अगर हमें किसी सरफेस से फ्लक्स फाइंड आउट करना हो, किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का फ्लक्स फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करते हैं, ई डॉट डी ए लेते हैं, ठीक है जी। और उसको इंटीग्रेट करेंगे, जो भी हमारी सरफेस की शेप होगी उस पर डिपेंड करेगा इंटीग्रेशन, कि आपने इंटीग्रेशन किस पर करनी है। और इससे क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन जो है वो ईजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को देखने के लिए अब हम करते क्या हैं, हम ये लेते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इस साइड पे आपकी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो बनी हुई है ना, मैंने उनको दोबारा बनाया, ठीक है। इसमें अब एक्चुअली हम अभी हम सिर्फ फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो इधर को जा रहा है। अब यहाँ पे आप एक क्लोज ऑब्जेक्ट ला के रखते हैं, समझे कि सरफेस लेकर, इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब आप वहाँ से देखना चाहते हैं कि कितना फ्लक्स वहाँ से गुजर रहा है। हम ये देखना चाह रहे हैं अगर हमारे पास जो सर्फेसिस हैं वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएँ, कोई स्फीयर आ गया है, कोई क्यूब आ गया है, कोई सिलेंडर आ गया है, डिफरेंट आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है जो आपके एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं। आप क्या करते हैं, और आप ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पे कितना चार्ज उसके पास वहाँ पर मौजूद था, तो हम एक क्लोज सरफेस लेते हैं, ठीक है जी। और उस सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे ये जो हार्ट लाइक शेप बनी हुई है, बैलून टाइप थोड़ी सी फूली हुई है, ये 3D टाइप आपके पास एक शेप आती है। इस वक्त हम इसको ले रहे हैं कि ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है विच इज़ इमर्स्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो एरोज बने हुए हैं, दिस इज शोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप क्या करते हैं, अब अगेन हम कुछ और सिमेट्रीज को एक्चुअली देखना चाह रहे हैं। ये फिगर कंपैरेटिवली मुश्किल है, आई डोंट नो कि बुक में इसको भी ये इसी तरह से डिस्कस किया गया, लेकिन ये आपको एक्चुअली कॉन्सेप्ट देने के लिए है कि आप किस तरह से कर्वेचर को या चेंज को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास प्लेन सरफेस हो, ये वाली आपके पास सरफेस हो जो अभी हमने यहाँ पे बनाई, ये वाली सरफेस हो, ठीक है। तो इसमें आपको कोई इशू नहीं है। आप क्या करेंगे, सिंपल आपने ई डॉट डी ए लेंगे, आपको पता है डी ए की डायरेक्शन क्या है, ई आपको गिवन होगी, आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सरफेस में कर्वेचर आ जाए, ठीक है, टर्न हो जाए, कहीं से उसका एंगल चेंज हो जाए, अब क्या होगा, ये जो सरफेस आपके सामने बनी हुई है ये वाली, इसमें ये जो दरमियान वाली सरफेस है, मैं इसको फिर क्लीन करके अभी मैं इसे बना रही हूँ। ये जो दरमियान वाली सरफेस है ना, ये आपको फील हो रहा होगा कि ये ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस है, ठीक है। जो फार्मूला है ना हमारे पास, ये फ्लैट सरफेस के लिए एक तरह से बन है। तो यहाँ इस पूरी सरफेस के लिए आप क्या करते हैं, आपके पास ई डॉट डी ए एक हो गया, ठीक है। इसको मैं कहती हूँ एफ कह देती हूँ मेरे फ्लैट के लिए। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपके पास सिचुएशन बताना शुरू हो जाएगी। अगर आप इस सरफेस को, ये जो रेड डॉट आपको ऑलरेडी नज़र आ रहा है, इसी को मैं थोड़ा सा और करती हूँ, ये वाली जो सरफेस है। अब ये सरफेस क्या है, ये सरफेस कर्व्ड है। ये ऐसे है कि आप अपने पास एक पेज पकड़ें और उसको एक वो पाइप सा बनाने की कोशिश करें। जब आप जिसको मोड़ते हैं जहाँ पे उसका कर्व आ रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज ये उस तरह की आपकी एक सरफेस है, तो अब इसमें एरिया किधर होगा, वेक्टर एरिया। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो एक ही डायरेक्शन है, लेकिन जैसे ही आपकी सरफेस का कर्व आएगा, उसके अंदर कोई कर्वेचर आएगा, तो वहाँ पे डी ए बदल जाएगा। अब क्योंकि दोनों के दरमियान में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, आपस में सिंपल मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। ये क्या था, मैंने कॉस थीटा की जगह पे ये डॉट डाला है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि ये डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे टू वेक्टर्स के दरमियान, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अगर डी ए की डायरेक्शन बदल जाए, विच मीन्स उसकी ओरिएंटेशन बदल जाए या उसका एंगल बदल जाए ई के साथ, ऑफ कोर्स आपका जो सोल्यूशन है वो बदल जाएगा, आपका आंसर बदल जाएगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे ये जो आपका वेक्टर है वो देखिए वो इधर को निकला। ये सरफेस है ना, हमने ये कहा था कि सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। ये इसकी डायरेक्शन बन रही है जी बाहर की साइड पे, ठीक है। सरफेस के साथ परपेंडिकुलर भी है, ये उसका एंगल। अगर मैं थोड़ा सा इसको सपोज एक मिनट,
ठीक है जी। अब इसके बाद ये जो आपकी सरफेस है ये वाली जहाँ पे जिसके साथ ये है, ये सरफेस इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है, ये ए है। और क्या है यहाँ पर, ये आउटवर्ड भी, इसकी डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड है, ठीक है। यही हमने वेक्टर एरिया को डिफाइन किया, इसकी ये डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब देखें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम है, ये इसकी यूँ पैरेलल जा रही है। अगर आप इसको देखें यहाँ पर तो ये इस तरह से जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एंगल आपके पास क्या हो गया, मोर देन 90 हो गया, ठीक है जी। इसी तरह अब आप एक और पोर्शन लें, लेट्स सपोज ये वाला अगला जो पोर्शन है, मैं रेड के साथ इसे करती हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी एक चीज़ रेड हुई हुई है, ठीक है। इस पोर्शन को मैं देखती हूँ। अब ये क्या है, ये दूसरा कर्व है। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, अब जो आपका ए है, ये देखिए, ये वो सरफेस है, अगर आप पेपर को रोल करते हैं अपने पास रखते हैं, जो नीचे को जा रहा है, बिल्कुल नीचे नहीं गया। वो समझे कि आपके पास साइड पे एक तरह से आ रहा है। अब साइड पे क्या होगा, ये चूँकि नीचे वाली साइड पर है, तो ये सरफेस है, लेट्स सपोज आप ये सरफेस की ये सरफेस का पोर्शन आपने लिया। यहाँ पर आपका डी ए इधर को आएगा, ठीक है। और ई इसके साथ किधर जा रहे थे, ई इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस सरफेस के लिए, इस सारी सरफेस के लिए, मतलब ये जहाँ ये पूरा एक छोटा पोर्शन में लिया ना, बाद में इंटीग्रेट करना है उसको, लेकिन इस पूरी सरफेस के लिए आपके पास फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज द एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 90 cos थीटा एंड, तो वो डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप एक और सरफेस लें, ये सरफेस वो है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये सरफेस है, ठीक है। ये बच्चे ये कर्व है, इसको अगर आप देखें ना, ये चीज़ ये इधर को कर्व है, ये चीज़ इधर को कर्व है, और ये चीज़ इधर को कर्व है, ठीक है। ये ऐसे है कि आप अपने पास कोई 3D कोई वो ले लें, हार्ट ले लें, तो आप उसको देखेंगे, उसमें दरमियान वाली जो आगे पीछे की सर्फेसिस हैं वो तो फ्लैट हैं, लेकिन साइड पे जो ऊपर की ये जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन ये राउंड हो रहे हैं, नीचे वाला पोर्शन राउंड हो रहा है, साइडें जो उनसे 3D के चक्कर में वो राउंड हो रही हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये सरफेस लेती हूँ, ये सरफेस आपके सामने बनी हुई, ये सरफेस ली, अगर मैं इसको कंसिडर करूँ जो यहाँ से है, ठीक है, ये भी कुछ के बराबर, यहाँ पे जो ए है वो इधर को है, ठीक है, आउटवर्ड है, इसके साथ क्या है, 90 के एंगल पर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एंगल कौन सा बन रहा है जी, 90 से कम का बन रहा है, ठीक है। तो ये फिगर ये आपको ये शो करती है कि जब भी आपके पास कोई कॉन्फ़िगरेशन होगी तो आपने क्या करना है, आपने उसकी जो डिफरेंट यहाँ पर आप डॉट प्रोडक्ट आपका बदल रहा होगा, आप उसको उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहती हूँ, आपको पता है कि आप बाय पार्ट्स करते हैं अपनी इंटीग्रेशन, तो आप क्या करेंगे कि फाई इज इक्वल टू, इस वाले केस में पहला आपका ई डॉट डी ए किसके बराबर आ गया, फ्लैट सरफेस का, ये जो ऊपर वाली थी, ठीक है। प्लस आप क्या करते हैं, लेट्स इसको मैं क्या लेती हूँ कि ये मेरा लेस देन 0 था, तो मैं इसको कहती हूँ कि एल कह देती हूँ, लेस देन 0, तो यहाँ पे ई डॉट डी ए आप फाइंड आउट कर लेंगे जो भी आपको गिवन होगा, ठीक है। प्लस आपके पास आ जाएगा ई डॉट डी ए किसका, देखिए यहाँ पर आपकी लिमिट बदल रही है, आपकी जो इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ तक है वो चेंज हो रही है, तो आप इसे क्या करते हैं, आप उसको अलग से साफ करते हैं। यहाँ पे मैं 0 कह देती हूँ, जी इसलिए कहने कि 0 हो रहा था क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 आ था, प्लस सो ऑन, ये चलता चला जाएगा, ठीक है जी। ये एक वे है अपने फ्लक्स को फाइंड आउट करने का किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, तो हम अभी हम फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हैं कि हम एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं किसी भी शेप की, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी शेप की, जैसे अभी हम एग्जांपल लेंगे, हम क्यूब की एग्जांपल करेंगे, उससे पहले हम एक सिलेंडर की एग्जांपल करेंगे। हम ये देखेंगे कि उसके अंदर हमें कितने कर्वेचर मिलते हैं, उसके अंदर हमें कितनी डायरेक्शन या कितनी जगह पर, या वो जो शेप है हमारी वहाँ पर डी ए कितनी बार चेंज होता है, तो उन सब को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में अलग अलग हम उनको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है जी। आई होप कि ये जो आइडिया है, ये जो चीज़ है, ये आपको समझ आ गई होगी कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम फ्लक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और पहले हमने देखा है कि फ्लक्स जो है वो किसी भी चीज़ का जो फ्लो है, लेट्स सपोज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो को देख रही हूँ, उसकी फील्ड लाइंस को देख रही हूँ, उसकी इंटेंसिटी को देख रही हूँ। जब मैं वो देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो डिपेंड करता है ऑफ कोर्स उसकी ओरिएंटेशन पे और उसकी आपके साथ जो एंगल बनता है एरिया के साथ। ऑफ कोर्स बच्चे, अगर बड़ा एरिया है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुजरेंगी, अगर आप छोटा सा एक पोर्शन ले लेते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम हो जाएंगी, वहाँ पे वाटर कम हो जाएगा। अगर आप उसका फ्लो देखते हैं वहाँ पर आपके पास हवा कम हो जाएगी, अगर आप उस चीज़ का उसका फ्लो देखते हैं, तो ये डिपेंड करता है एरिया पे, ठीक है। पहले हमने स्मॉल फ्लक्स फाइंड आउट किया अपने डेल्टा के साथ, उसके बाद फिर हमने
हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि उसकी समेशन करनी है, हमने सबको सम करना है ताकि हमें टोटल फ्लक्स मिल जाए। छोटे छोटे एरियाज़ को हम लेके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि फ्लैट हो। देखिए इतना छोटा पोर्शन एक्चुअली हम लेते हैं, ये इस अगर आप इस पूरे चीज़ को लेते हैं ना, ठीक है, तो इसमें कर्वेचर आएगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर एक छोटा सा स्मॉल पोर्शन लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्लैट दिखेगा। तो ये जो फार्मूला है ना फाई वाला, ये आप फ्लैट सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कर सकती पूरी सरफेस पे कोई एक फार्मूला ई डॉट डी ए करके इसको सॉल्व कर दूँ, क्योंकि तो मुझे वो सरफेस चाहिए जो फ्लैट हो। तो मैं इतना छोटा अपने कर्वेचर को इतना छोटा कर लेती हूँ कि मेरे पास डी ए जो सा है वो फ्लैट अपीयर होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, फिर हमने एक सरफेस को देखा कि आप सरफेस को किस तरह से ट्रीट करते हैं, जितने ज़्यादा उसके अंदर कर्वेचर होंगे आप उन सबको अलग से देख के तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, समझे कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हम फ्लक्स किस तरह फाइंड आउट कर रहे हैं और हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आपको उसको समझने में आसानी होगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो आपके सामने अगर मैं भी फिगर शो करती हूँ, शोज़ अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज सिलेंडर। आपके पास एक सिलेंडर है और वो उस पर आपने उसको हम गॉसियन सरफेस कह रहे हैं। गॉसियन सिलेंडर आर जी सिलेंडर, चले कुछ भी आप उसे कह लें, ऑफ रेडियस आर। It lies in a uniform electric field with the cylinder's central axis along the length of the cylinder, parallel to the field. What is the net flux of the electric field through the cylinder? अब मैं अगर आपको फील्ड आपको फिगर दिखाऊँ तो ये जी आपके पास, आई होप कि आपको क्लियर कट ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर कहें तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ अगर मैं कर पाऊँ विदाउट एनी मैस। ठीक है जी, ये आपके पास नज़र आ रहा है। ये जो आपके पास पिंक एरिया है ये आपके पास क्या है जी, ये आपका गॉसियन सरफेस है इन द फॉर्म ऑफ एन सिलेंडर। ठीक है जी, और ये आपके पास जो ब्लू में है, ये जो ब्लू में है ये क्या है जी आपके पास, चलो थोड़ा प्रोमिनेंट होता है मैं इसको यूज़ करना चाहूँ, ये क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। वो क्या उसने कहा सिलेंडर पैरेलल पड़ा है, उसका जो सेंट्रल एक्सिस है, समझे कि दरमियान में जिस एक्सिस लेकर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये हमें पता चल गया। दूसरी हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है जी कि हमने फाइंड आउट किया, अच्छा इसका जो रेडियस है दैट इज़ आर है। आर रेडियस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको ये बताएगा ना कि सिलेंडर आपने कितना बड़ा बनाना है। ठीक है, उसकी एल अलग से आपको चाहिए होती है और रेडियस अलग से चाहिए होता है कि उसका आप कर्वेचर डिफाइन करें कि कितना बड़ा होगा। आपने फाइंड आउट करना है जी नेट फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सिलेंडर। आप सिलेंडर के यहाँ से अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इमर्ज्ड है, यहाँ पे उसके अंदर पड़ा हुआ है, तो अब इसके अंदर से ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी पास कर रही होगी। अब हमने जो भी पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड उसका नेट उस पर फ्लक्स फाइंड आउट करना है, कितनी फील्ड इसके अंदर गई है, कितनी यहाँ से बाहर निकली है, वट एवर जो भी इसके साथ हो रहा है, अब हमने उसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है जिसको अभी तक हमने किया है, सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि हमारे पास फाई होता क्या है। फ्लक्स का फार्मूला हमने डिफाइन किया है जी, ई डॉट डी ए। अच्छा ये जब ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वेक्टर्स की बात हो रही है, स्केलर्स की बात नहीं हो रही। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट हो या आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो, इट इज़ ऑलवेज बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ठीक है, अगर मैं कहीं भूल भी जाऊँ तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात है कि यू मस्ट नो कि मैं जब डॉट लिख रही हूँ इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें क्या हैं, वेक्टर होनी चाहिए। ओके, अब अगर आप सिलेंडर को देखें, सिलेंडर को देखने के लिए अगर आप ऐसा करें कि आप अपनी एक नोटबुक का एक पेज लें और उसको सिलेंडर की फॉर्म बनाएं, उसको रोल करें। ठीक है, तो आपका जो रोल है वो क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। अब वो क्लोज है, मतलब दोनों साइड अगर आप पेज का बनाएंगे तो आपके दोनों एंड जोन से ओपन हो गए, समझे कि आपने एक पेज उसके ऊपर भी लगा दिया। ठीक है, अब आप अगर उसको टेबल पे रख देते हैं अपने अपना जो आपने सिलेंडर बनाया है पेज का पेपर का, तो अब हम उसको देखते हैं कि वो आपको कैसा दिखेगा। ठीक है जी, आपने अपना रोल बनाया है और उसको अपने टेबल पे अपने सामने रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा गौर करें कि उसके ये जो एंड हैं जो अभी आपके पास पेपर में खुले हुए हैं, ठीक है, अगर आप अपने पास एक पेज फाड़ के अपने पास रोल बना लें तो आई थिंक ये ज़्यादा होगा। मैं 1 मिनट आपका वेट करती हूँ कि आप अपनी नोटबुक से एक पेज फाड़ें और क्या करें जी, उसका एक रोल सा बना लें। ठीक है, अगर आप रोल बना लें तो आपको आसानी होगी, ताकि उसके बाद मैं आपको समझाना शुरू करूं कि अब हमारे पास हो क्या रहा है। अब हमने एरिया को एक्चुअली वेक्टर एरिया को डिफाइन करना है। ठीक है जी, आई होप कि अब तक आप लोग जिन्होंने बनाना होगा, ऑफ कोर्स आधे को इसके बाद पेपर ही नहीं होगा, तो जिन्होंने रोल बनाना होगा वो रोल बना चुके होंगे। अब आपके पास क्या है, एक आपके पास नलकी सी टाइप चीज़ है ना, एक आपके पास ये पोर्शन आ रहा है, ये वो राउंड पोर्शन है। ठीक है, जिसमें कर्वेचर है जो आपने राउंड किया। ठीक है,
आपकी दो एज यहाँ से आपके जो से कैप्स हैं वो खुली हुई, उसको मैं कहती हूँ एंड कैप्स हैं। ये आपके पास ओपन है, लेकिन आप इस गिवन एग्जांपल दैट इज क्लोज सरफेस हम लेते हैं अपने फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए। ये चीज़ आपके पास बन गई। अब अगर आप ये देखें कि जब आपने रोल किया हुआ है जिस पेज को, ठीक है, जहाँ से जो पोर्शन आपके पास ये रोल में आ रहा है, वहाँ से अगर आप बिल्कुल टॉप पे अपने उसको टेबल पे रख दें, आप टॉप पे अगर उसको देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उसके पैरेलल है ना, लेकिन वहाँ पर उस पॉइंट पर आपका डी ए किधर जाएगा, डी ए परपेंडिकुलर होगा, सरफेस से ऊपर को जा रहा होगा। अब अगर आप ये वाला सेंटर में एक पॉइंट ले लें जो आपकी तरफ, जैसे रोल पड़ा था पहले आपने ऊपर वाला पॉइंट लिया है, अब आप क्या कर रहे हैं, अब उस रोल के यहाँ से आप सेंटर वाला अपने सामने वाला पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे वेक्टर एरिया किधर को जाएगा, आपकी तरफ आएगा, ठीक है, और ये आपकी तरफ आ रहा है आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, इधर को। इसी तरह आप दूसरी साइड पे जब उसको देखेंगे अपनी तरफ उसको मोड़ लें उस पॉइंट को, तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को, सॉरी वेक्टर एरिया बाहर को, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, उसके परपेंडिकुलर। सो इसका ये मतलब है कोई भी पॉइंट अगर आप ले लें, इसी तरह से अपने पेज के ऊपर सर्कल, अब जो आपने सिलेंडर बनाया है, जो आपने नलकी सी बनाई है, जो पाइप बनाया है, उसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें, जिस भी जगह पर आप यहाँ पर कोई पॉइंट लेंगे तो वहाँ से मतलब उस पॉइंट पे आप अपनी पेंसिल रखेंगे परपेंडिकुलर उस पॉइंट के, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरह इधर। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इस पेज से आउटवर्ड आपने जहाँ पर भी इस राउंड सरफेस पे आप पॉइंट लेंगे उसका एंगल क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है जी। आप अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। इसी तरह से आपके पास ये वाला जो एंड कैप है आपका, ये वाला, यहाँ पर अगर आप उसका इलेक्ट्रिक देखना चाहते हैं, वेक्टर एरिया देखना चाहते हैं, तो उसकी डायरेक्शन इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर को। अगर आप दूसरे एंड कैप की तरफ आ जाते हैं तो हम आपको पता है, हमने बार बार इसको आपको बता रही हूँ कि वेक्टर एरिया इज़ डिफाइंड लाइक दिस, कि वो हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस की ओर आउटवर्ड होता है। जिस सरफेस का आप वेक्टर एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट वेक्टर एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस एंड आउटवर्ड इन डायरेक्शन, ठीक है जी। तो ये इधर को होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। इसका ये मतलब है कि बज़ाहिर हमें तीन डिफरेंट पोर्शंस मिल रहे हैं एक सिलेंडर के केस में। ऊपर जो हमने वो 3D हार्ट सा किया है उसमें हमारे पास मोर देन 3 सरफेसेस आ रही है। यहाँ पे अब क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 3 मेन एंगल्स हैं। तब मैं क्या करूँगी, मैं अपने जो ये मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, इसमें थोड़ा सा पीछे कर दूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि जो मेरा फाई है, ई है, इसको मैं 3 डिफरेंट इसमें शामिल करती हूँ। इसको मैं ए कहती हूँ। ए मेरा ये वाला पोर्शन है जी, ये जो राउंड सरफेस है, ठीक है। प्लस मैं क्या करूँ, बी कह दूँ। बी मेरा क्या है जी, बी मेरा वो एंड कैप है जो कि ये वाला लेफ़्ट वाला है, ठीक है। और इसी तरह से मेरे पास जो राइट वाला कैप है उसको मैं सी कह रही हूँ। इसको भी मैं क्या मैं ऐसे इसको कर सकती हूँ, क्या ख्याल है जी आपका? इसको किया जा सकता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने नहीं देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या गिवन है जी, वो मेरे ख्याल में आर ही गिवन है। अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या गिवन है प्रॉब्लम में, तो हमारे पास ई ही गिवन है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है जी। ना हमें एरिया के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ दिया गया है, आर इन टर्म्स ऑफ आर है, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, उसका आपने एक एरिया करना है, पाई आर स्क्वायर कर देंगे, या आपको लेंथ चाहिए तो आप उसको सिंपल अभी एरिया ही ए ही कहेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका ये मतलब है कि हमारे पास 3 फ्लक्स के हमने इंटीग्रेशन को डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये वो पोर्शन है जो इस राउंड के लिए है। यहाँ पे आपको पता है कि ई और डी ए, ठीक है, कॉस थीटा, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? ये आ गया बी, ठीक है, ये आ गया बी, ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है जी। हो सकता है क्योंकि मैंने सिंपल क्या किया है इस स्टेप में, मैंने जस्ट ये जो ई, ये जो डॉट है, इस डॉट की जगह मैंने क्या कर दिया है, कॉस थीटा कर दिया, ठीक है। हो सकता है ना, ये बिल्कुल हो सकता है। ये हो गया जी। अब हम देखते हैं कि मेरे पास जो ए वाला पोर्शन है उसका कौन सा एंगल बनता है ई और डी का। अब मैं इस पिक्चर को एक बार फिर क्लीन करूँगी ताकि हम दोबारा से वही डिस्कशन कर सकें जो मैंने आपको पहले बताई।
अब आप देखें, ये जो आपका पोर्शन है, ये वाला एंड कैप, ये इसको हमने शायद नहीं, ए मैंने दूसरे को कहा था, यहाँ पे सॉरी मैं क्लीन कर, यहाँ पे गिवन है ए बी सी, इसका ये मतलब है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लूँ। चलिए अभी हम ए को पहले मैंने कहा था ये वाला एरिया, अब ये एरिया नहीं है, ये एरिया क्या है, ये बी वाला है। अगर आप सिंपल ए को देखें जिस पे आप इंटीग्रेट कर रहे थे, इस पूरी सरफेस के, ये कौन सी सरफेस है जो आपके पास बनी हुई है, कौन सी है जी, ये वो सरफेस है जो आपके पास ओपन एंड आ रहा है आपके सिलेंडर का, जो आपने पाइप बनाया है ना, जो आपने रोल बनाया हुआ है, उसका जो ओपन एंड है ना, अभी हम उसकी बात करें जो कि लेफ़्ट साइड वाला है। अब लेफ़्ट साइड पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर डी ए, ये सरफेस ऐसे पड़ी हुई है, ये ऐसे है, और एरिया पे किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर सरफेस का, यूँ ये सरफेस ऐसी है ना, ये तो इसका डी ए किधर जाएगा, इस साइड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है किधर है, इस साइड पे, ठीक है। तो एंगल क्या बना यहाँ पे, ए का एंगल क्या बना जी, क्या ख्याल है, यही बनेगा या कुछ और बनेगा, आप इसको चेक कर सकते हैं जी, आप अपने पास भी देखिए। ओके, अब हम आ जाते हैं बी वाला। बी ये वो एरिया है बच्चे आपके पास, यकीन करें कि अगर आप अपने पेपर से रोल बना लेंगे, ये एग्जांपल आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। जब हम यूनिवर्सिटी में क्लासेस में मैं इस कोर्स को पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पे मैं तो चूँकि नज़र आ रहा होता है, तो मैं सब लोगों से अपने पास भी एक पेपर का वो सिलेंडर बना लेती हूँ, और दूसरों को कहते नहीं है तो अपने पास जब कोई ग्लास रखा हुआ, उस ग्लास को ही उल्टा करके लटा के तो देख लें, अपना सिलेंडर बना लें कि आपके पास क्या चीज़ आती है, ठीक है। अब ये जो ग्लास का आपका जिस जगह से आप उसको पकड़ते हैं, जो आपका राउंड पोर्शन है, वहाँ पे जिस पॉइंट पे आप छोटा सा एक पैच बनाए अगर मार्कर के साथ, पेन के साथ, तो आप देखेंगे उसका वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या होगी। जब वेक्टर एरिया की डायरेक्शन पूरी राउंड सरफेस पे आउटवर्ड है, यानी कि आप उसके ऊपर पेंसिल रखें ना उस डार्ट के ऊपर, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर सरफेस के साथ, तो वो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन बनेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो हॉरिजॉन्टल है, बच्चे इस साइड पर है, यानी कि इस पूरी राउंड सरफेस के लिए यू कैन से कि आपके पास जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है वो वर्टिकल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है। सो इनके दरम्यान में एंगल कौन सा हुआ, सारे बच्चे भी जो मौजूद हैं वो लोग प्लीज़ ज़रूर बोलें कि यहाँ पे एंगल कौन सा होगा। ठीक है जी, अब सी की बात करते हैं। अब सी मेरे हिसाब से 90 आ रहा है, आप अपना कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हैं कि आपके पास जो आपने सिलेंडर बनाया है ये गिवन ओरिएंटेशन है। आप ये नहीं कर सकते कि अगर मैं खड़ा करके सर्कल को उसको जो ग्लास ऐसे मेरा वर्टिकल पड़ा तो मैं वैसे इलेक्ट्रिक उसका फाइंड आउट करूँ। प्लस जो आपको गिवन क्वेश्चन है इस वक्त वो है कि आप जो आपके सिलेंडर का जो एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो। ठीक है जी, ओके। सो आप देखें कौन सा एंगल आता है आपके पास। ओके, अब आप अपने उस एंड की बात करें, उस ग्लास का वो आपका एंड ले लें, कैप ले लें, एंड कैप ले लें, या जो आपने अपने पास पेपर का जो रोल बनाया था उसका एंड कैप ले लें, वो जो कि आपकी किस साइड पर आ रहा है, आपकी राइट साइड पर आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, डी ए की डायरेक्शन भी यही है। आपको पता चला ये डी ए की डायरेक्शन क्यों है जी, क्योंकि ये सरफेस की डायरेक्शन, सरफेस ऐसी पड़ी हुई है वर्टिकल में, तो इसका जो परपेंडिकुलर है ऑफ कोर्स उसके साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। इसका ये मतलब कि पूरी सरफेस के लिए डी ए की डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको अलग किया था, और ये डायरेक्शन कौन सी है जी, जीरो। सो अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, भी अगर आपके पास है तो ई को अगर आप बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, डी ए। ठीक है, और कॉस 180 क्या आएगा, इधर के आपके पास क्या आएगा, 90 है तो क्या आना चाहिए, ज़ीरो। ये सारी टर्म समझा आपके पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। प्लस आपके पास क्या आएगा जी, जब आप यहाँ पे सॉरी ये मैं ए कर दूँ, सी कर दूँ, बी हमारा ज़ीरो हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आपका, अगर आप ऑफकोर्स ये जो आपका इंटीग्रेशन है ओवर एरिया है ना, ई आपका बाहर आ गया, इसका मतलब है कि डी ए आपका अंदर रह गया, और कॉस ज़ीरो क्या होता है 1। ये सिचुएशन आपके पास आ गई। ठीक है, अब जो गिवन एरिया है बच्चे देखें,
इस क्वेश्चन को सॉल्व मुझे फिर एक बार इस पिक्चर को थोड़ा सा मुझे क्लियर करना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर कट चीज़ समझ आए। ओके जी, अब देखिए मेरे पास जो फार्मूला था जिसको मैं लेके जिस पे फ्लैट सरफेस में कर सकूँ, तो बच्चे ये जो राउंड सरफेस है इसको आप देखें, ये फ्लैट सरफेस नहीं है, आप इस पे सारा ए नहीं कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इस सरफेस के समझे के दरमियान में तो आइए, साइडों पे भी आपने इतने छोटे पोर्शन लेने हैं, इतने छोटे छोटे पोर्शन लेने हैं कि वहाँ पे जो आपकी कर्व है वो क्या हो जाए, फ्लैट सरफेस बन जाए, आपका कर्वेचर उसमें से ख़त्म हो जाए। तो जो आपका डी ए है, इसका मतलब है कि इस पूरे एरिया को अगर मैं कहूँ कि ये मेरा डी ए को जब मैं इंटीग्रेट करूँ तो ये ए बनेगा, ठीक है, A1 A2 कर सकते हैं। ये आपका एरिया ए है। यहाँ पर भी आपका क्या है, एरिया, ऑफ कोर्स ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ऑफ कोर्स बच्चे बराबर होंगे। तो इनका टोटल एरिया जो उनका है, आपको पता है कि आप सर्कल का अगर आपके पास एक कोई डिस्क है तो आप उसका एरिया किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक तरह से दोनों साइडों पर क्या है, एंड क्या है, आपके डिस्क बन गई हैं। और मैं कहती हूँ जो इनका एरिया गिवन है दैट इज़ ए, उनका ए एरिया है। इसका ये मतलब हुआ जब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे डी ए को, माइनस तो बाहर आ गया, माइनस ई, जब आप डी ए को, इसकी बात करें बच्चे, इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरे एंड कैप के ऊपर, तो आपके पास गिवन है कि वो ए के बराबर है। इसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। जब आप इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास अगर गिवन होगा ना जब आर की क्या वैल्यू है या उसकी आपको, तो फिर आप उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अभी आपके पास गिवन ई है तो क्या आ जाएगा, ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 0। ठीक है जी, ये हमारे पास वे है। इसमें हमने क्या प्रैक्टिस की है कि वी हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे क्या है, जो भी आपका वो सिलेंडर या कोई भी जो सरफेस आपने लिया है वहाँ पर क्या है आपका ई, वो सेम है, यूनिफॉर्म है, एक ही उसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आप अगर इस सिचुएशन में काम करते हैं तो आप इजीली इसको अपने पास इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास हो गई। ये हमारी एग्जांपल थी कि ये आपके पास क्या है जी, एक सिलेंडर है और आपने उसका नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है। नेट फ्लक्स कैसे फाइंड आउट होगा कि जो भी उसके अंदर इन आउट वट एवर, जो भी उसकी डिफरेंट सर्विसेज के साथ जो भी आपके पास फ्लक्स का फार्मूला ई डॉट डी ए है, आप उसको इंटीग्रेट करेंगे उस पूरी सरफेस के ऊपर, आपको क्या मिल जाएगा, आपको नेट फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे नेट फ्लक्स क्या था, हमारे पास 0 आ गया। अब एक्चुअली हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो एग्जांपल है जी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, अब मैं अगर थोड़ा सा इस चीज़ को हो सकता है कि समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बाद में कि इसको चेंज करना पड़े, तो इसलिए मैं ज़रा इसको यहीं पे रखना चाह रही हूँ। फिक्र है मेरी उसको शायद। ओके, अब अगली जो हमारे पास एग्जांपल है, अगर आप देखेंगे तो पहले भी हमने क्या किया था, एक आसान से सिलेंडर की हमने ऑप्शन ली थी, गॉसियन सरफेस ली थी। अब हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूब है और इसमें से हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स को हमने चेक करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आधा सा आज डिस्कस करेंगे और आपको थोड़ी सी मैं इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगी, और उसके बाद फिर हम हो सकता है, क्योंकि टाइम शायद इतना हमारे पास ना हो, फिर हम उसको बाद में अगले लेक्चर में इसको फर्दर इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि ये क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछती हूँ बच्चों से इसके बारे में। ठीक है जी, ओके, अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है। ठीक है, ओके, अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय, अब बच्चे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसका ये मतलब है हर जगह पे उसकी वैल्यू सेम है। कोई भी आपको वैल्यू दे दीजिए, लेट्स सपोज 150 न्यूटन पर कूलम, या आपको 10 न्यूटन पर कूलम, वट कोई भी दी जा सकती है, दैट शोज़ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म से क्या मुराद है, नॉन यूनिफॉर्म से मुराद ये है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहली बात तो ये कोई वेक्टर है, इसका मतलब उसके अगर आप 3D की बात करें तो 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक्स वाई जी, या हम कह सकते हैं आई जे के। ठीक है, तो हम क्या करें, अभी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि जो फील्ड आपको गिवन होगी दैट शुड बी गिवन इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के। इसका ये मतलब है एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू है, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू है, एंड व्हाट इज़ वैल्यू इन के इन जी एक्सिस। ये ज़रा आप गौर करें और मुझे बताएं कि जो गिवन है उसमें x और y की तो गिवन है, ठीक है, और z की आप बताएंगे क्या, या आपको लगता है कि ये जो j है इसको मैं z कंसीडर कर सकती हूँ। ठीक है, क्या ख्याल है आपका, इसको किस तरह से हम अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को।
ये जो गिवन है आई जे के एक्स बच्चे जब आप अपने पास बनाते हैं ना, लेट्स सपोज मैं डायमेंशन अगर बनाऊँ कि ये मेरे पास ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं ओपन हूँ, मैं बिल्कुल यहाँ पे आई हैव फ्रीडम कि मैं यहाँ पर एक्स लिख दूँ, यहाँ वाई लिख दूँ, यहाँ पर जी लिख दूँ, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि मैं आपसे कहूँ कि आप कोऑर्डिनेट बनाएं और आप क्या करें, आप यहाँ पर जी लिख दें, यहाँ पर वाई लिख दें, यहाँ पर एक्स लिख दें, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपस में, ये तीनों जो उनसे एक्सिस है ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, 90 के एंगल पर है। ये जो एक्स इसमें नज़र आ रहा है, ये एक्स आपकी तरफ को आ रहा है, आउटवर्ड है, या आपसे पीछे को जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों, इनका एंगल भी आपस में 90 है और ये जो इधर वाली चीज़ है उसका एंगल भी 90 है, ठीक है। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा एक्स वाई जी कहाँ पर लेते हैं। हो सकता है आपको मैंने जो एग्जांपल करवाई है, यहाँ पर एक्स है, ठीक है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर मैंने वाई लिखा है, यहाँ पर मैंने जी लिखा है। और ये भी हो सकता है कि मैं उल्टा लिख दूँ आपके पास। लेकिन जो चीज़ हम जानते हैं वो क्या है कि जहाँ पर पहले आपने जो भी आपने चीज़ डिसाइड करनी थी एक्स वाई जी, जब आपने कहीं बना लिए, अब आपके पास जहाँ पर भी ये ज़्यादा, अब आपके पास क्या सिचुएशन है, जहाँ पर भी आपके पास एक्स है उसके साथ क्या चीज़ एसोसिएटेड है, यूनिट वेक्टर आई। जहाँ पर भी वो वाई यहाँ पर हो जाए, कहीं भी आप बना लें, उसके साथ जे एसोसिएटेड है। और जहाँ पर आपके पास जी कोऑर्डिनेट आपने बनाया है, वहाँ पर यूनिट वेक्टर के को हम एसोसिएट करते हैं, ठीक है। एक्स वाई जी चेंज हो सकते हैं, लेकिन जे के जी के साथ मैं कहूँ कि मैं जे को लगा दूँ और जे के साथ मैं आई को लगा दूँ, इसको आप नहीं करेंगे। इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास यहाँ पर आई और जे गिवन है, इसका मतलब है कि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है और अलॉन्ग जी एक्सिस क्या है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है जी। अब गॉसियन सरफेस में है आपके पास और आपने क्या करना है, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने फाइंड आउट करना है। कहाँ पे, राइट फेस, लेफ़्ट फेस एंड टॉप फेस, तीन चीज़ें आपने, तीन साइडों का। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास जी आपकी जो गिवन है वो ये क्यूब आपके पास गिवन है, अगर आपके पास क्यूब गिवन हो तो उसके कितने फेसेस बनते हैं, एक क्यूब के कितने फेसेस होते हैं। फेस से मुराद लेट्स सपोज ये जो सामने चीज़ नज़र आ रही है, इसमें कहते हैं ये फ्रंट फेस है इसका। क्यूब आपने लिया ना, आप अपने पास कोई भी क्यूबिकल चीज़ को उठा के देख सकते हैं, तो 3D हो उसको आप क्या करते हैं, ठीक है। स्क्वायर की बात नहीं करी, मैं क्यूब की बात कर रही हूँ। एक क्यूब कितने स्क्वायर से मिलके बनता है, ठीक है, ये चीज़ आप सोचें। इसी तरह से ये उसका कौन सा फेस हो गया, अगर मैं अपने सामने देख लूँ, ये मेरे पास राइट फेस है, ये जो फेस इसका नज़र नहीं आ रहा मुझे, मैं इस तरह से बनाऊँ, ये जो पीछे है, ठीक है, ये फेस कौन सा हो गया, ये वाला पीछे वाला, ये फेस इसका कौन सा है, लेफ़्ट फेस है। ऊपर वाला क्या हो गया, टॉप फेस हो गया। वो जो पिछला फेस है जो कि ये है, और हमें और कलर से बनाना चाहिए, ये जो पिछला फेस है जो हमें इस टाइम नज़र नहीं आ रहा पीछे सामने, वो कौन सा फेस है जी, वो आपका फेस हो जाता है, बैक फेस बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, मैं अगेन इसको क्लीन करूँ ताकि अब आपने क्या करना है, अब आपने फ्लक्स फाइंड आउट करना है। उसने कहा है कि राइट फेस कौन सा बनता है, ये जी आपका राइट फेस बनता है, दिस इज़ राइट फेस, ठीक है। और आपका लेफ़्ट फेस कौन सा है, ये जो पिछला फेस है जो कि आपको इस तरह नज़र नहीं आ रहा है, ये क्या है जी, ये लेफ़्ट फेस है, ये हो गया। और कौन सा, टॉप फेस ये वाला जी, ये ऊपर कुछ आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, अपने फ्लक्स फाइंड आउट करना है। फ्लक्स का फार्मूला क्या है जी आपके पास, दैट रिमेन सेम। फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास है फाई ई डॉट डी ए। तो आपने कौन से यहाँ पे क्या करना है, राइट फेस प्लस आपको कौन सा आ गया, लेफ़्ट फेस, राइट फेस। अगर आपको नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या आएगा। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात अभी मैंने आपसे पूछी थी कि एक आपके पास क्यूब हो तो उस पर आपके पास कितने फेसेस होते हैं, आपने ये देखना है कि आपके पास क्यूब में कितने फेसेस हैं। और अगर मैंने यहाँ पे एक और डायग्राम बनाई है आपको ये बताने के लिए कि आपको पता चले कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, सॉरी इसको 1 मिनट में मुझे देखना, ठीक है जी। ये आपके पास क्यूब है और अभी जो मैंने फिगर आपके सामने बनाई है, ये वाला आपका फ्रंट, सॉरी ये क्या है जी, ये आपका फ्रंट फेस है, इसकी डायरेक्शन किधर है, आपकी तरफ है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ई आपको गिवन है,
कि एक्स एक्सिस में ई की क्या वैल्यू है और वाई में ई की वैल्यू। जब आपने ई डॉट डी ए लेना है तो जो एक्स एक्सिस वाला होगा उसकी वैल्यू उसका आप उसके साथ करेंगे, और जो आपने वाई का लेना होगा तो आप उसको वाई के साथ करेंगे। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि आपके पास एरिया, अगर एक आपके पास क्यूब है और उसमें मैं कहती हूँ कि उसके 6 फेसेस होते हैं, 6 स्क्वायर से मिलके आपका एक क्यूब बनता है, और इसी तरह से आपके पास 6 उसके फेस बनेंगे, एक आपके सामने वाला, एक बैक वाला। मुझे बार बार कह रही हूँ कि मैं क्यूब की बात कर रही हूँ। क्यूब क्या आपका है, 3 डायमेंशन है, और एक क्यूब जोन से वो आपका 6 स्क्वायर से मिलके बनता है। एक स्क्वायर क्या है आपका 2 डायमेंशनल है, आपके सामने एक सरफेस है वो, ठीक है। उस सरफेस को जब आप देखते हैं तो आप बता सकते हैं कि आपके पास अब डी ए कौन सा होगा। ई तो आपको फॉर श्योर ई इज़ नॉन यूनिफॉर्म, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है। लेकिन सेकंड जो इसमें आपको चीज़ रिक्वायर्ड है दैट, लेकिन वो गिवन है, एक्स एक्सिस में कितना होगा, वाई में कितना होगा, ये आपको गिवन है। डी ए आपने जो उसका बच्चे, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक ही जो आपके पास है ना, ई डॉट डी ए, ठीक है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है, आपके पास ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है, आपके पास सेम सबका, क्योंकि स्क्वायर है तो ऑफकोर्स इनका एरिया, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि इसका एरिया एल है, एक इसकी लेंथ है एल है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। सारी की सारी सरफेसेस के ऊपर 6 के 6 फेसेस पे एरिया रिमेन सेम, कितना है जी, एल स्क्वायर। बट डी ए इज़ डिफरेंट, जो आपके पास वेक्टर एरिया है वो डिफरेंट है, क्योंकि वेक्टर एरिया इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन बदल जाए वेक्टर बदल जाता है, ठीक है। तो इस वाली सरफेस के लिए जो आपका लेफ्ट है, सॉरी राइट है, यहाँ पर डी ए परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये जो इधर वाला एरिया है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, इधर क्या है, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये ऊपर जो आप अपना एक बॉक्स लेंगे, आप उसको देखें, उसकी टॉप पे आप पेंसिल को खड़ा करेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन क्या है, डी ए की, आप उसके 90 के साथ। इसी तरह फ्रंट पे पेंसिल खड़ी करें तो डायरेक्शन आपकी तरफ होगी, क्या है, सरफेस के साथ 90। तो हर आपके फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, लेकिन जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पता है कि आई डॉट आई क्या होता है, ये जानते हैं आप लोग। यूनिट वेक्टर को जब आप स्क्वायर करते हैं तो आपका क्या आंसर आता है, और अगर आप आई डॉट जे ले लें तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे इसको अगर मैं बताऊं, आई होप कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये है कि चलें हम अपनी उसके लिए आसानी के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। ये मैं कहती हूँ मेरे पास एक्स है, ये वाई है और ये जी है, विच मीन दिस इज़ आई, दिस इज़ जे एंड दिस इज़ के। यूनिट वेक्टर की बात हो रही है, ठीक है, आई जे के की। अब अगर आपके पास आई डॉट आई आ जाए, इसका क्या मतलब है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, लेट्स आप कोई भी चीज़ फाइंड आउट करें जो कि किसी के ही पैरेलल है, ठीक है। तो अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे, आई, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, थीटा के एंगल कौन सा आएगा, 0, इसको मैं 0 कर दूँ, यहाँ पे आ गया 0। अच्छा जी, अगर आप इसी को इसी तरह से करें तो ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, आई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 0 क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। आई क्या है, इट्स यूनिट वेक्टर, विच मीन इसकी क्या वैल्यू है, 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का, ये मतलब है किस चीज़ के बराबर आ गया, 1 के। बात समझे आप इसको। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने दो वेक्टर का यूनिट वेक्टर के साथ डॉट लेना है तो आपका क्या आता है। इसी तरह से अगर आप जे डॉट जे करें यूनिट वेक्टर का तो क्या आ जाएगा, जे। अब पहले क्या था, यूनिट वेक्टर था ये यहाँ पे डॉट के साथ, जब आप साथ में कॉस थीटा लिख देते तब ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो जाते हैं। यूनिट वेक्टर कहते हैं हम इसको यूनिट है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर यहाँ पे 1 1 आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एंगल क्या आएगा, ऑफ कोर्स ये इसके पैरेलल जो भी चीज़ आप देखते हैं, दूसरा जे भी इधर ही जा रहा है ना, तो इनका एंगल क्या है दोनों के, जे यहाँ पे कॉस 0 किसके बराबर आ जाएगा, जे स्क्वायर के, और साथ यहाँ पे 1 आ जाएगा। जे स्क्वायर क्या है, मैग्नीट्यूड क्या जाएगा 1, तो दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया आपको ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी की बेस पे हमने डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ कहीं हमने डॉट लेना है, कहीं हमने इसी तरह जब हम इनका क्रॉस लेंगे तो भी ये इसी तरह से इसको देखा जाता है, ठीक है। ओके जी, अब मैं अगर लूँ आई डॉट जे, अब क्या होगा मेरे पास, आई जे, आई का भी मैग्नीट्यूड क्या है 1, जे का भी मैग्नीट्यूड है 1, ठीक है। आप इसको 1 भी कर सकते हैं यहाँ पे। साथ में क्या आपके पास आएगा, कॉस क्या, जी आई की सॉरी
ये आपके पास आई की डायरेक्शन है और ये आपके पास जे की डायरेक्शन। एंगल क्या है दोनों के दरमियान में? 50 के 60 क्या एंगल नज़र आ रहा है आपको इसमें? ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, जब आप cos 90 लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। 0 इंटू 1 0। इसका ये मतलब हुआ कि आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू जे डॉट आई इज इक्वल टू आई डॉट के इज इक्वल टू k dot j, which means कि whenever you have dot product between a similar unit vectors I dot I, j dot j, k dot k, तो आपका आंसर एंड होता है 1 पे। ऑलवेज इट्स इक्वल टू 1। और अगर आपके दरमियान, क्योंकि एंगल के दरमियान पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 होता है। और अगर आपके पास वेक्टर्स आ जाए परपेंडिकुलर, ठीक है, आप जैसे आई और जे क्या है? एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर हैं और वो क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह से जे और के, एंगल बिटवीन जे और के 90। इसी तरह आई और के, एंगल बिटवीन आई और के 90। जब इस किस्म की आपके पास सिचुएशन आएगी तो आपके पास एंगल क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। उसके एक मैं एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास में ये कहते हैं, मैं सिंपल एक उसकी सरफेस बनाती हूँ, ठीक है। ये है जी, इसका एक्स एक्सिस पे जा रहा है, यहाँ पे डी ए है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आई आपके पास आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के आपने दो वैल्यू देखी थी, क्या थी? लेट्स सपोज 3i प्लस 4j आ रहा है, ठीक है। अब ये अगर आपका डी ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो तो इसके साथ यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा? ठीक है जी, इसमें कोई इशू तो नहीं है आपको? ये बातें अभी मैं इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व करना मैंने शुरू नहीं किया, इसलिए कि अगर मैं कुछ बातें आपको बताती हूँ वो कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वक्त डिस्कस कर रही हूँ जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको सिंपल ये सिर्फ एक आइडिया देना चाह रही हूँ कि आप इन चीज़ों को देख लें। अगर ये चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं या स्टिल आपके लिए कंफ्यूजिंग हैं, या आपको फिर टाइम मिलेगा कि लेक्चर के बाद भी आप एक बार उसको देख लें, ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना शुरू करें तो बैक एंड फेस के जो भी फिज़िक्स है, जो भी मैथमेटिक्स है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हो। फिर सिंपल हमारे पास कुछ स्टेप्स रह जाएंगे जिनके साथ हम अपना नेट फ्लक्स कौन सा वो ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपके पास जो मैंने एग्जांपल दिया वो ये है कि ये आपके पास डी ए है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जो डी ए है वो क्या है? एक्स एक्सिस में, तो आई उसका यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। यहाँ पे मेरे पास ई क्या गिवन है? 3i प्लस 4j। तो आप क्या करेंगे, अगर मुझे लेना हो ई डॉट डी ए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डॉट डी ए आई, ठीक है जी। समझ गए ना आप इस चीज़ को कि यहाँ पे अब क्या हम करें? अब हमने डॉट प्रोडक्ट किसका लेना है? यूनिट वेक्टर्स का। अब आपको डायरेक्शन गिवन, आपको एंगल नहीं बताया कि 30 90 80 कुछ नहीं है। अब आपको क्या है? आई और जे यूनिट वेक्टर्स में आपको जो आपकी वैल्यूज़ है, जो आपकी क्वान्टिटीज़ है वो गिवन है। तो आप क्या करेंगे? ठीक है, जब हम क्या करूँगी मैं 3 इधर रहा, अब मैं क्या लेंगी? डॉट लेंगे 3i डॉट आई यूनिट वेक्टर, डी ए साथ में वैसे ही, और यहाँ पे फ़िलहाल मैं इंटीग्रेशन को बाहर रखती हूँ, ठीक है जी। प्लस क्या आएगा? 3i, सॉरी यहाँ पे प्लस उसके साथ आएगा 4 के साथ, एक मिनट जी, प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा? 4i डॉट जे डॉट आई कर लें, एक ही बात है, ठीक है। i डॉट जे, ठीक है, और डी ए को मैं एक साथ में बाहर ही लिख लेती हूँ। और ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे क्या होगा? जो चीज़, सॉरी मेरा बंद हो गया है वाइट बोर्ड, एक मिनट, आई होप कि आपको नज़र आना शुरू हो गया। अब ये मेरा वाइट बोर्ड जब ये क्लोज होता है तो थोड़ी और मैस करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा वेट कर लूँ तक ये आपको क्लियर हो जाए। ओके जी, ये आ गया। अब इसको हमने जो चीज़ें सॉल्व की, हम क्या करेंगे? अब मैं इसको ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे 3 क्या आएगा? आई डॉट आई क्या होता है जी? 1, विच मीन्स 3, प्लस आई डॉट जे क्या होता है?
ओके, आई डॉट जे क्या होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल है, ये इक्वल टू 1, 3 प्लस 0 डी ए। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 आपका बाहर चला गया, अंदर आपके पास क्या आ गया, डी ए की इंटीग्रेशन। डी ए, लेट्स सपोज अभी मैंने जो एरिया लिया वो ये वाले एरिया लिया, तो मैंने यहाँ से एक स्मॉल पोर्शन लिया था, मैंने उसे पहले से कर दिया, ये मैंने डी ए लिया। अब मैंने इंटीग्रेशन के लिए क्या करना है, इस पूरे सरफेस के सारे जो इसके इतने स्मॉल स्मॉल वो आपके करीब करीब इसकी जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, अब आपने इसको क्या करना है, आपने इसको उठा के इंटीग्रेट करना है इस पूरी सरफेस के ऊपर। तो इंटीग्रेट किस पे करेंगे, 0 से लेके कहाँ तक, एल तक। एल स्क्वायर है ना उसका, यहाँ पे आपके पास एरिया आ रहा है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि एल, ये एक लेंथ आपके पास 2 है, दूसरी लेंथ आपकी क्या है, क्या होगी, स्क्वायर लिया मैंने। आपकी इंटीग्रेशन कहाँ गई, 0 से 4, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 क्यों आएगा, 4 माइनस 0 आएगा ना, डी ए को जब आप करेंगे ए आएगा, ये इंटीग्रेशन इसकी जब आप करते हैं यही आता है ना, आपके पास क्या आ जाएगा जी आंसर आपका, फ्लक्स आपका ये जो गिवन स्क्वायर है इसमें से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो कितना आ रहा है आपके पास, 12। ठीक है, आप देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है, एक आपके पास एरिया है, एक ई डॉट डी ए है ना, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर और ई का क्या होता है न्यूटन पर कूलम, तो यही भी इसका यूनिट बनेगा। ठीक है जी बच्चे, ये जो डिस्कशन हमने की है ये सिंपल आपको ये बताने के लिए है कि किस तरह से आपके पास जब डिफरेंट शेप्स आती हैं तो आप उसका फाई फाइंड आउट करने के लिए जहाँ जहाँ पर आपके पास एंगल या उस सरफेस की ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है आप उसको उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है जी। अब अगर आपको इसी क्वेश्चन के लिए कहा जाए, एक बार फिर मैं आपके साथ पहले एक बार इस क्वेश्चन, ये हमने दूसरी चीज़ें शुरू कर दी, इस क्वेश्चन को अगर मैं आपके साथ दोहराना चाहूँ तो आप थोड़ा सा प्लीज़ मेरे साथ रुकेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं इसमें। ठीक है, असल क्वेश्चन है जी हमारा ये वाला, वो कहता है कि आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या करती है, वो आपने उसको रखना है, उसमें आपने एक क्लोज गॉसियन सरफेस को रखना है जिसकी फॉर्म क्या है, क्यूब है। now you have to find out the net flux through this cube। उन्होंने अभी आपसे क्या किया है, अभी आपसे सिर्फ 3 फेसेस का मांगा, लेकिन अगर आपको पूरे क्यूब में से फाइंड आउट करना हो कि आपके पास कितना फ्लक्स आएगा तो आप क्या करेंगे, आप इसको सारी 6 की 6 फेसेस फाइंड आउट करेंगे। अब हमने देखा कि अगर हमारे पास क्यूब हो, ये जो फिगर है इसको समझने की कोशिश करें कि आपके पास अगर क्यूब हो तो क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। अगर उसके 6 फेसेस हैं तो इसका ये मतलब है कि 6 डिफरेंट डी ए, एरिया रिमेन सेम, ये याद रखिए आप, इसका एरिया अगर मैंने एल दिया या 4 दिया है वो सारे फेसेस के लिए 4 ही होगा, लेकिन उसकी जो वेक्टर एरिया जो उसकी डायरेक्शन है वो 6 के 6 फेस में डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी, क्यों, क्योंकि एरिया जो ए है उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, आप उसको एक ही एंगल एक ही इंटीग्रेशन में सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन हो, आपको कहा जाए कि आप इसको सॉल्व करें तो आप क्या करेंगे, नेट फ्लक्स अगर फाइंड आउट करना हो आपको तो आपके पास होगा फाई इज इक्वल टू आपका, इसको मैं कहता हूँ टॉप फेस ई डॉट डी ए प्लस बॉटम वाला जो आपका नीचे वाला है ई डॉट डी ए, बस आप समझ लें सबके अंदर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ़्ट आ जाएगा, इसको आप एल कहेंगे, प्लस आपके पास राइट आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा जी, लेफ़्ट फ्रंट आ जाएगा, ठीक है, प्लस आपके पास बैक आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट फ्रंट बैक, ये आपके 6 फेसेस हैं। 6 के 6 फेसेस में आपके पास, लेट्स सपोज अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं कहती हूँ कि एक मिनट इस फिगर को तो मैं थोड़ा सा करूँ, ये मेरा एक्स है। जब आप इस वाली फेस को देख रहे होंगे, इस वाले को, तो यहाँ पे एरिया जो सब क्या आएगा, डी ए आई, ठीक है। जब आप इस वाले फेस को देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है आपके पास, क्या चीज़ है, वाई, वाई ऊपर पॉजिटिव है, नीचे क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, डी ए माइनस जे आ जाएगा, ठीक
है, y आपका ऊपर पॉजिटिव है, नीचे माइनस है। इधर आप जाके इस डी ए को देखेंगे तो ये बराबर होगा डी ए किसके, पॉजिटिव जे के, ठीक है जी। इसी तरह आप बैक वाले के लिए देखेंगे तो यहाँ पे आपका डी ए किसके बराबर है जी, ये बराबर होगा डी ए इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, ये आपके आ जाएगा माइनस आई के, ठीक है जी। इसी तरह से आपके पास क्या है, ये वाला देखिए, ये क्या आपका फ्रंट है, ये जी है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, डी ए के आ जाएगा। ये जो बैक है यहाँ पे डी ए माइनस के आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका आपने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना था वो आई और जे में गिवन है, तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे इस वाली के साथ तो 3 लेट्स सपोज एग्जिस्ट करेगा। अगर आप जे के साथ करेंगे तो 4 जो है वो सर्वाइव करेगा। अगर आप इसको बैक और फ्रंट के लिए फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहेंगे तो जी वहाँ पे क्या है, के वहाँ पे क्या है, 0। इसका ये मतलब है कि वहाँ पे आपके के की ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। वहाँ पे के की आपके पास डी ए की जो वैल्यू माइनस के है, माइनस के के साथ आप किसके साथ आपने लेना है, 0 के साथ आपने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है जी। ये बात आपको आई होप के समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब आप ये कर सकते हैं कि हम इसको फर्दर, ये मेरे पास डिस्कशन मौजूद है, आपको जो क्वेश्चन अब आपके जहन में आ रहे हैं इस फिगर को देख के, या जो पीछे हमने फ्लक्स का कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है उसमें अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये कर सकते हैं कि उसको अभी आप आ जाएं, हम इसको डिस्कस करते हैं। अभी तक बच्चे आपको जस्ट टू रिमाइंड यू कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू नहीं किया। ये जो प्रॉब्लम अभी मैंने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टार्ट की थी, ठीक है। ये प्रॉब्लम थोड़ी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है जो मैंने एक उसके आपके सामने स्क्वायर को सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली गिवन है कि ये क्या है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको क्या किया है, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो कि सपोज ये किया जाता है कि इस लेवल पे जब आप आते हैं तो आपको जितनी अभी मैंने जो भी डिस्कशन की है वेक्टर एरिया की, आई डॉट आई की, यूनिट वेक्टर्स की, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन चूँकि आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर में आप ये पढ़ रहे हैं तो हो सकता है बहुत से लोगों ने फ़िज़िक्स नहीं पढ़ा, या हो सकता है मैथमेटिक्स भी उन्होंने इस तरह से इतना डीपली चीज़ों को नहीं किया हुआ, तो इसलिए मैंने क्या किया है कि अभी मैंने इस प्रॉब्लम को आपको समझाने के लिए जो बैक एंड पे हमने सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, अभी हमने उन चीज़ों को डिस्कस किया है, ठीक है, जो हमारी फाउंडेशन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम अगर अभी आपकी जो कोई पॉइंट वगैरह होंगे पहले आप वो डिस्कस कर लें, उसको क्लियर कर लें, क्योंकि अभी जो बातें मैंने डिस्कस की हैं अगर आप इसको क्लियर कर जाते हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, डी ए कैसे फाइंड आउट करना है, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, और आपने कितने उसमें पार्ट्स में अपने इंटीग्रेशन को डिवाइड करना है, अगर ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाते हैं तो फिर हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसमें फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपके जो क्वेश्चन है, जो आपको प्रॉब्लम है, जो आप चीज़ें अभी मेरी डिस्कशन में नहीं समझ पाए, उनको आप मेरे साथ अभी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो पहली चीज़ हमने सिंपल फ्लक्स देखा है कि एयर का फ़्लो हो जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड का फ़्लो हो जाए, वहाँ से हमने फ्लक्स का एक फार्मूला ड्राइव किया है, ठीक है। वो क्या है जी हमारे पास कि फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट डी ए है। बच्चे ये डॉट प्रोडक्ट है, फिर बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट करी, लिखते हुए हो सकता है कि मैं कहीं इसका मिस करूं, लेकिन आपको पता है कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज बिटवीन 2 वेक्टर्स, तो इसके मतलब इसके ऊपर आपका वो ज़रूर आएगा। चूँकि डॉट प्रोडक्ट है तो उसका रिजल्टेंट इज ऑलवेज, ये शायद पिछले लेक्चर की बात है, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि जो डॉट प्रोडक्ट हो उसका रिजल्टेंट ऑलवेज क्या होता है, वेक्टर होता है या स्केलर होता है, ऑलवेज। ये नहीं कि मैडम ये भी हो सकता है तो वो भी हो सकता है, ये जवाब नहीं है इसका या तो वो स्केलर होगा ऑल द टाइम और या फिर वो वेक्टर होगा ऑल द टाइम। आपने ये बताना है कि वो क्या होता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हमने फाइंड आउट की है जी अपने एयर फ्लो से भी देख लें, आप कोई सरफेस लेके वहाँ से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फ़्लो देखा है तो वहाँ से हमने इस फार्मूले को किया। उसके बाद फिर हमने एक चीज़ देखी है जो अपनी डिस्कशन में, जो ये मैं आपको इसलिए दोबारा से आपके सामने इसको खोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको जहन में याद आ जाए कि ये चीज़ें हमने की और इनसे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन हैं वो आप मुझसे फिर डिस्कस कर सकते हैं। दूसरे में एक पहले जो एग्जाम्पल हमने किया दैट इज़ ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर में क्या किया है जी हमने, उसने कहा था कि आपके पास एक सिलेंडर है जो कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इसका मतलब है कि मतलब यहाँ पे आप देखें, सॉरी,
यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें, इधर आप देखना चाहें, इधर आप देखना चाहें, जिस भी जगह पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके साथ में हमने वही अपना फार्मूला यूज़ किया। यहाँ पे हमने 3 सर्फेसेस जो सी थी वो आइडेंटिफाई की थी जहाँ पे मैं अपनी इंटीग्रेशन को कर सकती हूँ। वो एक ये वाला सर्कल हो गया, एक ये वाला एंड कैप हो गया और ये दरमियान वाला जहाँ जहाँ पर DA डिफरेंट हो रहा था, बिकॉज ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। कि यहाँ से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, एरिया जो गिवन था दैट वाज ए, तो हमने कुछ और कैलकुलेट नहीं किया। उसके बाद हमारे पास अगली जो एग्जांपल है जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है वो थी क्यूब की। पहले उन्होंने आपको सिलेंडर दिया है, जिस सिलेंडर में से आपने फाइंड आउट करना है उस पर नेट आपने सिलेंडर में से जो कि गाशियन सरफेस है आपने फ्लक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अब अगली जो शेप है आपके पास, जो अगली कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिलेंडर। यहाँ पे क्या है, अब आपको उसने क्यूब दे दिया। अच्छा, सिलेंडर में हमने क्या किया था, सिलेंडर में हमने देखा आइडेंटिफाई की 3 डिफरेंट सरफेसेस जहाँ पे DA डिफरेंट था, ठीक है। जब हम फेस को जब मैंने क्यूब को लिया और इसमें से मैंने कोशिश की आइडेंटिफाई करने की कि यहाँ पर कितने डिफरेंट D या कितने डिफरेंट ओरिएंटेशन आ रही हैं, तो मुझे ये पता चला कि जो हमारे पास एक क्यूब होता है वो कंपोज होता है या वो बनता है 6 स्क्वायर से, प्लेन सर्फेसिस है ना, तो इसका ये मतलब है कि उसके 6 फेसेस होते हैं। अगर वो 6 प्लेन सर्फेसिस से मिलकर बना है और वो एक ही लाइन में नहीं है, 2D में नहीं है, 3D में चली गई हैं, इसका ये मतलब है कि हर सरफेस का जो वेक्टर एरिया होगा, 2 बातें हैं इसमें, ठीक है। जो वेक्टर एरिया होगा वो क्या होगा, वो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। जो भी सरफेस आपके पास आ जाए, आप एक नेक्स्ट टाइम अपने पास चाहे तो अभी लेते हैं या नेक्स्ट लेक्चर में लेके कोई अपने जो आपका शू बॉक्स है, जो भी आपके जूतों के डब्बे जिसमें आते हैं, वो एक डब्बा लेके आ जाए। ऑफ कोर्स वो रेक्टेंगल होगा, लेकिन हम सपोज करते हैं अगर आपको स्क्वायर नहीं मिल रहा या तो अपना स्क्वायर आप बना सकते हैं, नहीं है तो आप एक वो रख के पास देखें, तो आप देखेंगे क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में फ़र्क क्या आएगा, एरिया डिफरेंट आएगा, ठीक है। दो आपकी जो 4 फेसेस होंगे उनका सेम एरिया होगा और जो 2 एंड वाले जो एंड कैप्स हैं जो लेफ्ट और राइट हैं उनका एरिया डिफरेंट होगा। बाकी DA के लिए रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो वो स्टोरी सेम होगी। तो आप एक शू बॉक्स अपने ला के देखें तो आप देखेंगे कि उसकी जितनी सर्फेसिस हैं, 6 सर्फेसिस बनती हैं उसकी, वहाँ पर आप अगर उसके बिल्कुल सेंटर में एक अपना पेंसिल कहीं पर भी कर सकते हैं। सेंटर थोड़ा सा आसान होता है समझना, कि उसको आप अपनी पेंसिल को अगर रखें आउटवर्ड पोजीशन में, उसके परपेंडिकुलर रखें, तो आपको पता चलेगा कि तमाम आपकी जो फेसेस हैं उनमें DA की जो ओरिएंटेशन है दैट इज़ डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू E। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपने देखना है, कहीं पर आपके पास I डॉट I आएगा, कहीं पर आपके पास I डॉट J आ जाएगा, या कहीं पर आपके पास J डॉट J आ जाएगा, ठीक है जी। तो इन चीज़ों को आप देखेंगे, डिस्कस करेंगे, आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करें। और उसके बाद हम इस लेक्चर में भी अभी अगर हमारे पास टाइम मिलता है तो हम आपके क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आपकी जो कन्फ्यूजन है उनको ख़त्म कर लेते हैं। और इन केस अगर हमारे पास अभी डिस्कशन में आपके सारे क्वेश्चन अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर से पहले, शुरू करने से पहले हम आपके थोड़े से जो कन्फ्यूजन होगी, जो प्रॉब्लम्स होगी उनको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद इस प्रॉब्लम को मैं आपके सामने आपके साथ मिलकर सॉल्व करूँगी, ठीक है जी। ओके बच्चे, आई थिंक आज के लिए ये सफिशेंट है। नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया है फ्लक्स का। अभी तक हम सिर्फ फ्लक्स को हमने देखा है, अभी इसके दरमियान में जो और इनका रिलेशनशिप है उसको भी अभी हम देख रहे हैं। फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपस में जो एक रिलेशनशिप है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ठीक है जी, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अब आप डिस्कशन के लिए आ जाए जी। ओके जी बच्चे, अल्लाह हाफिज़।